फोर का हमने वो विषय देखा था। आज हम आए हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर जो है उसमें। आज हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले विषय ये है कि आज आपकी क्लास कंटिन्यू 3 से 6 बजे तक रहने वाले हैं। 3 से माने 5 तक मेरे क्लास, साथ रहेगा आपका क्लास, और उसके बाद भारती मैडम का क्लास रहेगा। तो ये ध्यान में रखें सभी। ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत विषय है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 एंड 2, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये 4 मुख्यतः जो डिसीज हैं उसकी चर्चा हमें करनी है। उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम डायबिटीज से। तो डायबिटीज जो है विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भारतवर्ष में हैं। तो भारत का अपना एक विशेष अस्तित्व है डायबिटीज के बारे में। दूसरा विषय है कि डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादातर आपके पेनक्रियाज में से इंसुलिन का सिक्रेशन ना होने से या कम होने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, और उसके आधार पर ये जो है डायबिटीज होता है। डायबिटीज होने की दूसरी वजह जो देखी गई है वो ये भी देखी गई है कि कई बार इंसुलिन भी रहता है, मगर जो सेल है वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। जो सेल है वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, और वो भी डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो अब ये दोनों अवस्था ऐसी हैं जिसमें
तो ये दो कंडीशन है जहां डायबिटीज आप देख सकते हैं। दूसरा विषय है कि इसके अलावा एक विषय और भी है कि शुगर का बढ़ना ही डायबिटीज है। तो कि शुगर का बढ़ना जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिया है यह भी इनिशियल फेज में तो शुगर टेम्पररी बढ़ती है। तो टेम्पररी अगर शुगर बढ़ा है आपका तो वो आता है हाइपरग्लाइसेमिया में। और कई बार हाइपरग्लाइसेमिया जो है वह भी डायबिटीज के अंदर ही माना जाता है। और हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट भी दवाई की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इसके पेशेंट में। तो ये बातें भी कई बार देखने वाली होती है, इसलिए इसका एक प्रॉपर जो है तो प्रॉपर जो है वह
तो इन सब चीजों को देखकर डायबिटीज जो है वो एक विशेष रोग है, उसको साइलेंट किलर भी माना जाता है। डायबिटीज की साइड इफेक्ट हमारे आंखों पर, हृदय पर और किडनी पर भी देखी जाती हैं। ये सारे विषय जो हैं वो हमें देखने होते हैं। शुगर का लेवल कौन सा होना चाहिए? तो फास्टिंग शुगर 100 के आसपास रहेगा तो वो नॉर्मल है, और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर जो है वह यूजुअली 140 या उससे ऊपर है, 140 से 160 के बीच में है, दैट इज ओके। हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, मगर ये डायबिटीज की कंडीशन में 140 प्लस जो है वो आ जाता है। 130 टू 150 के बीच में अगर आपका रहता है पोस्ट पेरेंडियल, दैट इज अंडर कंट्रोल है वो। 150 टू 180 है वो मॉडरेट कंट्रोल कहा जाता है। 180 टू 220 ये अनकंट्रोल्ड के अंदर है, और 220 के ऊपर जो भी है वो सीवियर अनकंट्रोल्ड में आता है। तो शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहना बहुत ही मुश्किल ज़रूरी है, और यही सबसे मुश्किल काम है। माने अगर आपने तय किया है कि 130 टू 150 की रेंज में रहना चाहिए, तो 130 टू 150 की रेंज में ही शुगर बना रहे, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। यूजुअली डायबिटीज़ के पेशेंट की दो दिक्कतें होती हैं। पहली, डायबिटीज़ के पेशेंट ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा शुगर हाई रहता है। वो हमेशा यही मानते हैं कि मेरा शुगर एकदम कंट्रोल्ड है, सब कुछ खाने के बाद भी कंट्रोल्ड है। ये उसकी सबसे पहली मिथ है। और दूसरी मिथ जो है उनके मन में जो रहती है कि आज खा लिया, कल थोड़ा और ज्यादा चल लूंगा तो दिक्कत नहीं है, मगर ये भी नहीं है। ओबेसिटी और शुगर दोनों में ये है कि जहां पर हो वहां पर आप रह सकते, रहने चाहिए। माने अगर आपकी हायर बॉर्डर 130 है, 140 है, 150 एक बार आपने क्रॉस, तो वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई वो क्रॉस ना हो। वो क्रॉस अगर होती है तो दिक्कत है, और वो क्रॉस नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैनेज होना, डायबिटीज मैनेज होने का मतलब है कि कंट्रोल्ड एक रेंज में रहना, ये बहुत ही जरूरी है। और कई बार ये कहते हैं कि इंसुलिन लेने वाले खास लोग ये करते हैं, आज 2 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा स्वीट खा लिया, 2 पॉइंट ज्यादा ले लेंगे। डॉक्टर भी यही कहते हैं, 2 पॉइंट ज्यादा ले लेना, अपने आप कंट्रोल्ड हो जाएगा। अरे यार, ये कोई विषय नहीं है। योग सिखाता है चित्तवृत्ति का निरोध, तो चित्तवृत्तियों का निरोध इन दोनों में सबसे पहले देखना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। शुगर को क्योर करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, उसको मैनेज करना ही हमारे लिए हमारी ट्रीटमेंट है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं फिर से जुड़ता हूँ।
चलिए तो फिर से शुरू करते हैं, डायबिटीज के ऊपर आते हैं। तो डायबिटीज की ये रेंज में रहना, एक रेंज में उसका मेंटेन रहना लंबे समय तक, ये बहुत ही ज़रूरी है। और डायबिटीज एक ऐसा रोग है कि जिसमें आप कुछ भी नया शुरू करोगे तो पहले हफ्ता 10-15 दिन महीने में वो शुगर एकदम से डाउन होगा, फॉल होगा, और उसके बाद फिर वही अपनी जगह पे जाके सेट हो जाएगा। कई बार लोगों को लगता है कि हमने योग शुरू कर दिया, अब हमारा शुगर नॉर्मल है, तो ये विषय नहीं बनता है। शुगर पहले महीने में अगर फॉल हुआ, हम खुश हो जाएंगे, अरे वहाँ पे बहुत फायदा है मेरे योग करवाने से, ऐसा नहीं है। वही रेंज अगर 3 महीने 6 महीने तक रहती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वाकई हमारे योग करवाने से उनको फायदा है। तो इस विषय पर थोड़ा हम ध्यान दें और योग करवाएं। यूजुअली डायबिटीज में लोगों को पिंडलियों में माने काफ मसल्स में पेन होता है, थोड़ी वीकनेस जैसा भी लगता है, और शुगर लेवल जैसे मैंने कहा हाई रहता है। कई बार ब्लड प्रेशर और भी हाई देखा जाता है, हर बार हाई होना ज़रूरी नहीं है। तो ये कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो डायबिटीज़ के जो हैं वो देखे जाते हैं। डायबिटीज़ के प्लान में जब हम जाते हैं उसको क्या करवाना चाहिए, तो कपालभाति एक पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन के रूप में काम करता है, मगर हर बार वही अकेला काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो प्रकार के डायबिटीज़ में विषय देखे जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें वेट लॉस होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें वेट मेंटेन रहता है, या तो वेट गेन होता है। तो ये दोनों कंडीशन जो हैं वो देखने को मिलती हैं हमें पेशेंट की। तो इन दोनों कंडीशन में वेट लॉस है तो हमें कुछ चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें करवानी बंद हो जाएगी। हाँ, साथ ही साथ एक विषय और भी है कि स्ट्रेस जो है, आपने साइकोलॉजी में स्ट्रेस पढ़ा होगा तब देखा होगा कि स्ट्रेस के कंसिक्वेंसेस में ऐसा माना गया है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और वो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से ब्लड में शुगर का लेवल अप हो जाता है। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू एक जैसा ही बना रहता है तो पेशेंट में धीरे धीरे वो हाई शुगर लेवल हाइपरग्लाइसेमिक में, और हाइपरग्लाइसेमिया जो है वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये बात भी हमारे ध्यान में रहे कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज है तो एक विषय होगा, ओवर ईटिंग या ओवर स्वीट ईटिंग, ज्यादा खाना या मीठा ज्यादा खाना, इन दोनों से अगर डायबिटीज है तो एक अलग विषय है। जेनेटिक आनुवंशिक तरीके से अगर हुआ है तो एक तीसरा विषय है। और तो ये सारे विषय जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी जब हम योग का प्लान करवाते हैं पेशेंट को, तब ये विषय भी सारे ध्यान में रखने चाहिए, रखने पड़ते हैं। तो वेट मेंटेन है या तो वेट गेन है, तो उसमें कपालभाति, जलधोती और लघु संग प्रक्षालन, ये 3 षटकर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। कपालभाति रोज, जलधोती हफ्ते में 3 बार, और लघु संघ प्रक्षालन
हर 2-3 महीने में एक बार। इस तरह से षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। स्थूल व्यायाम में हृदगति और सर्वांग पुष्टि करवा सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम सारे करवा ही सकते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से हम अ, उदर शक्ति विकासक का अभ्यास भी ऐसे में करवा सकते हैं। इसके अलावा तो ये विषय जो हैं, ये अभ्यास में जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार 6 से 12 राउंड क्षमता के अनुसार करवा सकते हैं। खड़े खड़े हम ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन और नमस्कार आसन पारदस्तासन से थोड़ा एडवांस है। स्टैंडिंग में अर्ध पद्मासन करके पैर के अंगूठे को पकड़ना। तो ये तो ये विषय जो है ये हमारे स्टैंडिंग आसनों का हो सकता है। सिटिंग आसनों में पश्चिमोत्तान, उष्ट्रासन, मंडूकासन, वक्रासन से अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे आसन करवाए जा सकते हैं। और लेटे लेटे हलासन, फिर मत्स्यासन या सेतुबंधासन और पवन मुक्तासन, ऐसे आसन करवा सकते हैं। उल्टे लेटकर भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन और शलभासन। शलभासन या धनुरासन, ये आसन जो है वो उल्टे लेटकर करवाए जा सकते हैं। हर रोज सारे आसन करवाए जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 2-2 के ग्रुप बना लो। एक दिन सिटिंग साइड स्टैंडिंग करवाओ, एक दिन सीधे लेटकर उल्टे लेटकर करवाओ, तो पेशेंट को पूरा समय मिलेगा आसन करवाने का। इसके अलावा प्राणायाम में बंद में उडियान बंद अच्छा फायदा कर सकता है। इसके अलावा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी ओमकार के साथ साथ अगर स्ट्रेस है तो चंद्र भेदन, पाचन ठीक करना है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है तो सूर्य भेदन या उज्जयी प्राणायाम साथ में करवा सकते हैं।
और इसके साथ साथ साइक्लिक मेडिटेशन या योग निद्रा या पीएमआर, कुछ एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी हमें करवानी चाहिए। अभी तक में सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हुआ था रिसर्च का डायबिटीज पर, करीबन 1.5 लाख ऑफिशियल वॉलंटियर उसमें जुड़े थे और अनऑफिशियल शायद 3 साढ़े 3 लाख पेशेंट जुड़े थे। इसमें सूर्य नमस्कार और जो हमने कॉमन प्राणायाम देखे हैं वो, और साइक्लिक मेडिटेशन, इनका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया था। और उसमें जो है पेशेंट्स के पूरे भारतवर्ष के एक ही जगह पे रिपोर्ट हुए थे, एक ही जगह पर सारा विषय हुआ था और साइंटिफिकली डेटा कलेक्शन भी हुआ था। तो अगर इस तरह से डायबिटीज जो पूरा करवाया गया था पूरे भारतवर्ष में, और उनके जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही उम्दा रिजल्ट देखने को मिले थे। और इसीलिए साइक्लिक मेडिटेशन का रोल मैंने इसीलिए कहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखा गया था। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सेम वे, ये हमने बात की डायबिटीज़ टाइप 2 की। अगर कोई व्यक्ति का वेट कम हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो हम सूर्य व्यायाम और सूर्य नमस्कार को थोड़ा कम करवाएंगे और बाकी के जो आसन हैं, स्टैंडिंग और सिटिंग आसन, एज इट इज करवाएंगे। और उल्टे लेटकर जो आसन है वो भी एज इट इज करवाएंगे, मेंटेन करवाते हुए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शुगर कंट्रोल्ड होता जाएगा, शुगर लेवल मेंटेन होता जाएगा, वैसे वैसे जो है
तो ये कुछ चीज़ें हम टाइप वेट लॉस में करवा सकते हैं। अब आते हैं टाइप 1 पर। तो टाइप 1 है वो जन्म से बच्चों में होने वाला ये विषय है। इसमें जो है बच्चे को जन्मजात डायबिटीज रहता है या 3 साल तक की उम्र तक में डायबिटीज हो जाता है, शुगर लेवल अप रहता है। एज पर द एलोपैथी इंसुलिन एक ही उसके पीछे की दवाइयाँ हैं, बाकी कुछ नहीं रहता है उतना। और बाकी जो विषय हैं तो उसमें योग करवाने से हम उतना ही कर सकते हैं कि उनका इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन रहे या मिनिमम डोज में रहे टाइप 1 में। हाँ, वहाँ भी विषय यही रहेगा कि 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही योग में हम जोड़ेंगे। और उनमें भी खेल खेल में, हंसी मजाक में जितना वो योग कर सकते हैं वो करवाना चाहिए। ध्यान या मेडिटेशन उनका विषय नहीं है। तो सूर्य नमस्कार आसन जो भी हम करवा सकते हैं, जो हमने टाइप 2 में प्लान देखा, प्लान वही रहेगा, मगर वो स्मूथ वे में बच्चों की तरह कितना कर पाएंगे वो देखना है। एज बड़ी है, 13-14 साल है, 17-18 साल है, 20-22 साल है, तो टाइप 2 की तरह ही पूर्ण रूप से उसमें हम योग का प्लान करवा सकते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में सिम्टम्स भी एक जैसे ही हैं। एक में जन्म से है टाइप 1 में, टाइप 2 है वो मैंने कहा वैसे स्ट्रेस की वजह से, एक्स्ट्रा डाइट की वजह से या उम्र की वजह से, कोई भी वजह से शुगर लेवल अप हो सकता है। तो ये दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। टाइप 2 में कई बार लोग मेडिसिन पर रहते हैं, कुछ लोग मेडिसिन एंड इंसुलिन पर रहते हैं, जबकि टाइप 1 में मोस्टली इंसुलिन एंड मेडिसिन के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस रहता है। तो ये विशेषता है हमारी डायबिटीज की। डायबिटीज से आगे चलते हैं तो थायराइडिज्म, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो दूसरे विषय पर आते हैं थायराइडिज्म पर। तो थायराइडिज्म में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ही आते हैं। माने थायराइड का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाना, यही एक कॉमन सिम्टम्स के रूप में आजकल देखा जाता है व्यक्तियों में। जो है
तो 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 यूजुअली फीमेल में सबसे ज़्यादा ये रोग देखे जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। कोई इसको सूखा थायराइड कहते हैं, कोई अलग अलग नाम देते हैं, मगर है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड के जो सिक्रेशन हैं T3 T4 वो कम हो जाते हैं, TSH है वो बढ़ जाता है, माने पिट्यूटरी में से आने वाला TSH बढ़ जाता है, और थायराइड से सीक्रेट होने वाले T3 T4 जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं ग्रुप के रूप में, उसकी मात्रा कम हो जाती है। इससे करने से लोगों का वजन बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वीकनेस आने लगती है, और बाल झड़ने लगते हैं। बेसिकली मेन सिम्टम जो है वो वेट गेन होना, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ओबेसिटी का पूरा प्लान हमें फॉलो करना होता है, या पीसीओडी का पूरा प्लान फॉलो करना पड़ता है। पीसीओडी के समय भी मैंने कहा ही होगा कि यही प्लान ओबेसिटी में चलेगा, ऐसा कहा था। सर बोला। हाँ वैशाली, फिर से। यस सर, पीसीओडी में आपने बोला था कि ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। हाँ, और उसका प्लान पीसीओडी में जो प्लान करवाना है वही प्लान ओबेसिटी में चल सकता है। ऐसी कुछ बातें हमारी उस समय वही होगी। यस सर। तो अब हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो यही है, वेट गेन होना, और बाकी के एसोसिएट सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस विषय पर हमें ध्यान हमें देना चाहिए। अब सबसे विशेष विशेषता यहाँ पर यह है कि जब थायराइड का सिक्रेशन कम होता है तो सीधे, माने व्यक्ति को सीधे कोई सिम्टम्स वो कम देखने को मिलते हैं। पीरियोडिकली पूरे रिपोर्ट करवाए जाते हैं तो उसके बाद ही थायराइड का डिटेक्शन या थायराइड का कंफर्मेशन होता है। तो इसलिए ये रोग जो है वो थोड़ा विशेष हो जाता है। अब दो तीन अभ्यास इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति हम सभी सजग ही हैं और हम सबको पता भी है। जैसे बैठे बैठे सिंहासन, जो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। लेटे लेटे सर्वांगासन, और उसके बाद मत्स्यासन, और प्राणायाम में उज्जयी।
ये 4 अभ्यास जो है वो दैनंदिन अभ्यास में होने चाहिए। रोज का जो योग का अभ्यास होगा इसमें ये 4 जो है वो होने ही चाहिए। बाकी पूरा ओबेसिटी का प्लान आप फॉलो करो, मगर इसमें ये 4 बातें होनी चाहिए। सिंहासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन और उज्जयी प्राणायाम। उसमें भी विशेष रूप से दोनों को विशेष कहा गया है, सर्वांगासन और उज्जयी, इन दोनों को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। तो और इसके अलावा जो भी आसन करवाने हैं वो ओबेसिटी के आसन हम करवाएंगे। तो और अब उससे उल्टा है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म में व्यक्ति की थायराइड ग्लैंड है उसके सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। इसमें व्यक्ति का वजन भी कम होने लगता है। और ऐसे विषय में देखो, दोनों में स्ट्रेस एक वजह है। हाइपोथायरॉयडिज्म में स्ट्रेस ज्यादा वजह है और हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपरनेस जो है मन की वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। एंजाइटी या हाइपरनेस जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे विषय में हाइपरथायरॉयडिज्म जब रहता है, माने थायराइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में आपको मन को शांत करने वाले विषय जो है वो करवाने पड़ेंगे। जैसे कि षटकर्म में त्राटक, हफ्ते में एक बार जलदोती, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बहुत अच्छे से करवाएं और फिर शरीर को संतुलन देने वाले आसन और ध्यान धारणात्मक आसन जो भी है उसका अभ्यास मेंटेन करवाते हुए करवाएं। अनुलोम विलोम, चंद्र भेदन, भ्रामरी और ओमकार, ये प्राणायाम का अभ्यास, और साथ ही साथ कोई भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करना ही चाहिए। ये प्लान अगर हम फॉलो करवाते हैं तो व्यक्ति का हाइपरथायरॉयडिज्म है वो भी थोड़ा कम होगा और फिर से वेट उसका बैलेंस में आएगा और जो विषय है थायराइड के सिक्रेशन का भी बैलेंस होगा, वेट भी बैलेंस होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे। जितना मन शांत होगा, जितनी हाइपरनेस कम होगी, उतना ज़्यादा फायदा जो है पेशेंट को इससे होने वाला है। हम याद रखेंगे दोनों में। अब बात आती है ओबेसिटी की। वैसे ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम दोनों एक जैसे ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं ओबेसिटी की। जैसे हमने डायबिटीज की बात की वैसे ही ओबेसिटी के लिए भी वही चीज़ें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि यूजुअली हम लोग ये करते हैं
अब तो जब भी ये विषय आता है ओबेसिटी का, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको मैनेज किया जाए। यूजुअली हम वेट लॉस के प्रति इंटरेस्टेड रहते हैं, मगर विषय जो है वह दीपावली लास्ट मैच। तो वेट मैनेजमेंट ये भी एक टास्क है। माने अगर आपको पता है कि आपका वेट हर महीने 500 ग्राम बढ़ रहा है, 6 महीने में 2-3 kg वेट गेन हो रहा है, तो अगर आप अपना वेट 60, 65, 70 जो भी लेवल पर हो, आप वहां पर अगर मेंटेन करते हो, तो उसका मतलब यही हुआ कि आपने बढ़ने वाले वेट को रोक लिया है। माने 65 वाला व्यक्ति कि 3 kg वेट आपने लॉस किया है। अब ये पहला मैथमेटिक्स होना चाहिए ओबेसिटी में, क्योंकि आप सबने देखा होगा, बाकी लोगों में भी देखा होगा कि जब आप वेट लॉस के लिए एक बहुत ही उत्साही होते हैं तो 2, 3, 5, 10 किलो तक वेट लॉस कर लेते हैं, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल मेंटेन भी करते हैं। फिर जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने रूटीन लाइफ में आ गए, तो जो 2, 3, 5, 10 वेट लॉस किया था वो फिर से रिगेन हम कर जाते हैं। और कई बार भगवान की दया होती है तो जितना लॉस की उससे थोड़ा ज्यादा श्री सवा होकर वापस आता है। उसके लिए सबसे पहला विषय है वेट मैनेजमेंट। दूसरी बात आती है उसमें कि कि वेट मैनेजमेंट हमने अच्छी तरह से कर लिया तो क्या, फिर आप वेट लॉस के लिए, एक ग्रेजुअल लॉस के लिए आप तैयार हो सकते हो। अगर आप 3 से 6 महीने आपने वेट मेंटेन किया है तो उसके बाद आप वेट लॉस के लिए तैयार हो सकते हो। ग्रेजुअल वेट लॉस, नॉट अ क्रैश वेट लॉस। तो अब उसमें जो आप प्लान फॉलो करोगे, डाइट, योग, बाकी भी जो भी चीजें हैं, तो उसमें भी एक बात याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि एक लेवल पर वेट लॉस हो जाने के बाद, माने आप 65 kg पर थे, तो अगर
64 kg वेट हुआ, वहां से 63 kg हुआ, तो 63 kg को थोड़े समय तक मेंटेन करना पड़ेगा। जब 63 kg आपकी आदत बन जाए तो ही फिर आगे जाए 62, 61, 60 kg तक पहुंचे। उसके बाद जब आपकी 60 kg की आदत बन जाए तो ही वहां से नीचे जाएं। क्रैश weight loss always harmful for your metabolism, for your body, for your diet pattern, for your lifestyle pattern। तो क्रैश जो है ये विषय जो है ये मुश्किल वाला होता है। सॉरी। तो हम जो बात कर रहे थे विषय में कि अगर 65 से वेट कम होके 63 आ गया और 63 अगर आपकी आदत नहीं बनी है तो तुरंत 65 होने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो बात है कि हम 63 की आदत बनाना ये जरूरी है। वेट लॉस करना शायद मेरे ख्याल से इजी है, मगर वेट को मेंटेन करना ये विषय जो है मुश्किल वाला दिखता है। ठीक है। तो तो कुल मिला के हमारी आदत बननी बहुत जरूरी है। और ये जब आदत बनती है, वही आदत आपको वाकई वेट लॉस करने में मदद करेगी। अदरवाइज जैसे रूटीन लोग ओबेसिटी में वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, वेट गेन करते हैं, और शायद 2 दिन पहले आपने देखा भी होगा कि कुछ डिटेल पता नहीं है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि सूरत में कुछ 80 करोड़ का कुछ फैक ओबेसिटी की दवाइयां देने का कंपाउंड और कुछ स्कैम जैसा कुछ सामने आया था। तो ये तो एक छोटी स्कैम है। ऐसे तो स्कैम हर जगह चलते रहते हैं।
हम भी अगर योग क्लास चलाते हैं वेट लॉस के, महीने के 3,000 5,000 ले रहे हैं और वेट लॉस नहीं हो रहा, तो वो भी एक तरह से स्कैम ही है। तो योग क्लास हो, जिम्नेशियम हो, या फिर जिम्नास्टिक हो, स्विमिंग हो, XYZ हो, दवाइयाँ हो, या जो भी हो, 100% कोई कारगर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो माल प्रैक्टिस है ओबेसिटी को वेट लॉस की, वो हम में कहीं ना आ जाए, ये बात हमें ध्यान में 100% रखनी चाहिए। कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है, उसकी जगह हमें क्या करना है, उस विषय पर हमें फोकस करना चाहिए। और ये अगर आप लोग देखेंगे तो या तो साइंटिफिकली आप वेट लॉस के लिए जाएंगे, या आप जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको बताएंगे कि भाई 6 महीने से ज्यादा समय है तो ही आना मेरे पास। तो भले ही 6 महीने में आप 5 किलो वजन कम कर पाओ या 10 किलो वजन कर पाओ, मगर वो उसकी आदत बना दोगे अगर, तो वही वेट पर वो टिका रहेगा। 65 था, 65 था और अब मैं 35 हूँ, सॉरी 65 था अब मैं 63 हूँ, ऐसा नहीं। मेरा वेट 63 है, यहाँ से मुझे नीचे जाना है। 60 पर जाके कहना है मेरा वेट 60 kg है, मुझे यहाँ से नीचे जाना है। और ये फर्म तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ जेन्युइन बात हो सकती है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। आयुर्वेद ने भी ज़्यादा वजन को निंदनीय कहा है। अष्टोनिंदित्य की जो बात है उसमें भी स्थूल मानो ओबेस पर्सन को गिना गया है। तो ये हमारे लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। बच्चों में और किशोरों में जो ओबेसिटी बढ़ रही है, वो ओबेसिटी पूरे विश्व के पीडियाट्रिशियन के लिए चैलेंज विषय है। अनाप शनाप खाना और बाकी सारे विषय ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ओबेसिटी बच्चों में भी बढ़ रही है। ये एक बहुत ही क्रुशियल बात है। मेनोपोज माने आफ्टर 40, मिडिल एज में भी एक अनकंट्रोल्ड वेट गेन आजकल देखने को मिल रहा है। रादर अबाउ 35 शुरू हो ही जाता है ये। तो ये भी एक चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंतन करने वाला विषय है ये। तीसरा जो स्तर है वो है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारे पैटर्न, धीरे धीरे इनफर्टिलिटी समाज में बढ़ती जा रही है। वंध्यत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वंध्यत्व बढ़ने से हमारे यहाँ IVF की ट्रीटमेंट भी बढ़ने लगी है। और IVF की ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, हाई डोज स्टेरॉइड जो दिए जा रहे हैं, वह भी वेट गेन करने का कारण बन रहे हैं। और खास करके IVF के बाद मोर देन 50% लेडीज एक अनकंट्रोल्ड ओवरवेट में चली जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चिंतन करने जैसे विषय हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। इसका चिंतन हमें करना चाहिए या करना ही होगा। और ये अगर ठीक से अगर हम चिंतन कर पाए तो शायद
ओबेसिटी आने के बाद हम उसको रिड्यूस करें, उसकी जगह वेट बढ़ते समय ही अगर हम अपने आप को रोक लें तो ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। धीरे धीरे जेनेटिक पैटर्न में भी ओबी जीन डेवलप हो रहा है, और ओबी जीन जो है वो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माने ओबेसिटी भी अब आनुवंशिक होती जा रही है। माँ बाप ओबेस होंगे तो बच्चे ओबेस होंगे ही। अभी तो माँ बाप ओबेस नहीं है और बच्चे ओबेस हैं, तो देखो कि अगर 100 केजी का लड़का है, 90 केजी की लड़की है, और वो शादी करेंगे, और शादी करने के बाद जब उनके बच्चे होंगे तो वो 150 केजी तक तो जाने वाले हैं। तो ऐसे ही ये जो ओबेसिटी एक जो विसेटेड साइकिल है, इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत रहेगी। सामाजिक विषय है आजकल, ये समाज का, विज्ञान का, सरकार का, सभी का विषय है। और जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ही कार्य क्षमता जो है वो भी व्यक्ति की कम होती है। तो इसका इकोनॉमिकल जो इफेक्ट है वो अभी तक लोग गिनते नहीं हैं। एक आध दो पेपर ऐसे बने बने हैं जो ओबेसिटी के इकोनॉमिक विषयों पर भी ध्यान देते हैं कि उससे इकोनॉमी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो खाना, फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर, वर्किंग कैपेसिटी के अंदर बहुत सारी जगह है जहां पर हमें लॉस देखने को मिलेगा, या हम कम चीज़ें, माने वर्किंग एफिशिएंसी कम होती हमें देखने को मिल सकती है। तो ये बात हम ध्यान में रखें। ये सिर्फ जितना हम मजाक मजाक में कहते हैं कि चलो वेट लॉस कर लेते हैं, ऐसा मजाक मजाक नहीं है। और जो लोग वेट लॉस करने की कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते रहते हैं, एक बार किया फिर बढ़ा, दूसरी बार किया बढ़ा, तीसरी बार किया, तो पांचवी छठी बार के बाद वेट लॉस होना भी कम हो जाता है। ये भी एक चैलेंज है। तो सिर्फ ओवर ईटिंग से हम ओबेस हो चुके हैं और ओबेस हो गए तो अब क्योर हो जाएंगे, योग से वेट लॉस करेंगे तो परमानेंट वेट लॉस होगा, जिम्नेशियम से करेंगे तो पार्शियल वेट लॉस होगा, ये सारे मिथ जो हैं वो भूलकर प्रॉपर एक्सरसाइज, योग हो, जिम्नेशियम हो, या और कोई एक्सरसाइज, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डाइट प्लानिंग, प्रॉपर लाइफस्टाइल प्लानिंग, यही ओबेसिटी को ट्रीट कर सकता है। ओबेसिटी के रीजन में ओवर ईटिंग, स्वीट ईटिंग, शुगर का ज़्यादा खाना, स्ट्रेस, आजकल बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो इस विषय में काम करते हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, तो पीसीओडी का प्लान किसी के पास हाथ पर है तो एक बार बोल जाइए, किसी के पास हो तो। अगर इस विषय की सिर्फ बुक बनाई होगी तो थोड़े पेज पीछे ले जाओगे तो पीसीओडी दिखाई देगा। हाँ, एक बात है, मैं तब तक ओबेसिटी के लक्षण बता देता हूँ, आप जो ढूंढ रहे हो तो कोई ओबेसिटी में, ओके। चलो दोनों ने ढूंढ लिया है, चलो अच्छी बात है। तो ओबेसिटी जो है वो, उसके लक्षण जो हैं, सबसे पहले वेट गेन होना एक बात है। दूसरी बात है पेट का भाग बढ़ना, माने इतना बढ़ जाना कि वो आगे आ जाए। हाथों के जो है आर्म्स हैं, बाइसेप्स वगैरह के जो आर्म्स का एरिया है वो भी बढ़ जाना और वो भी लूज बन जाना। हिप्स का पार्ट है वो भी बढ़ना, वो भी कई बार लूज हो जाना। थाइस का पार्ट है वो भी बढ़ जाना। तो पर्टिकुलर ओवरऑल पूरे शरीर में भी फैट बढ़ सकती है, या कोई एक रीजन में भी फैट बढ़ सकती है, ये दोनों विषय हो सकते हैं। दूसरा है थोड़ा बहुत चलने से भी थकान का अनुभव होना, सांस फूल जाना, ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा पानी की प्यास लगना, और
साथ ही साथ कोई भी कार्य है वो धीरे धीरे होना, ये लक्षण इसमें बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी माने प्रजनन क्षमता भी कम होती है और बीज भी ओबेसिटी की वजह से बिगड़ जाते हैं और उसकी वजह से भी ये विषय भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो है तो ये सारे लक्षण यूजुअली देखने को मिलते हैं ओबेसिटी में। तो अब आते हैं ओबेसिटी में क्या योग प्लान करेंगे। तो निशा पढ़ लो एक बार अगर है तो। हाँ सर। सर पीसीओडी में आपने लिखवाया था कि डिस्मेनोरिया में जो होता है वही करना है योग में। तो डिस्मेनोरिया का प्लान इस तरह से है कि वमन और ज्योति त्राटक करवाना है। फिर सूक्ष्म व्यायाम में सभी करवा सकते हैं, उदर शक्ति जंधा शक्ति पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर एक मिनट रुक जाना। हाँ हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे, जो षटकर में बात कर रही, वो डीप ध्यान की जरूरत कम रहती है। हम जलधोती, कपालभाति और संघ प्रक्षालन, ये विषय पर हम जा सकते हैं। जलधोती भी 1-2 महीने तक रोज करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जलधोती हर 3 महीने या 3 महीने के आसपास में, शंख प्रक्षालन और कपालभाति रोज के अभ्यास में हो सकता है। सूक्ष्म व्यायाम जैसे कहे वैसे ही हमें वो देखना होगा कि जंघा शक्ति और उदर शक्ति पर हम ज्यादा फोकस करें। हाँ निशा आगे। हाँ सर। स्थूल व्यायाम में हृदय गति, उत्कृदन और सर्वांग पुष्टि। गुड, ये हो सकता है। हाँ, और सूर्य नमस्कार। और एक मिनट, इसके अलावा द्रुत हलासन, जिसको आप सिटअप्स कहते हैं, वो द्रुत हलासन है, वो भी आप इसमें करवा सकते हैं। और चक्की चालन आसन भी इसमें हम करवा सकते हैं। सूर्य नमस्कार जैसे कहा वैसे मेंटेन और स्पीड दोनों का बैलेंस करवाना चाहिए। 12 सूर्य नमस्कार करवा रहे हो तो 4 मेंटेन करवाओ, 4
माने अच्छे तरह से मेंटेन करवाओ, 4 रूटीन करवाओ, 4 फास्ट करवाओ, या 6 स्लो 6 फास्ट, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आगे आसन। आसन में शरीर संवादात्मक वाले आसन करवाने हैं और होल्ड करवा के करवाने हैं। और खड़े होकर करने वाले आसन में पार्श्व कोणासन, उत्कट आसन, शीर्ष पाद अंगुष्ठ आसन, गरुड़ासन, स्टैंडिंग नमस्कार आसन। और बैठकर करने वाले में पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, मंडूकासन, आकर्ण धनुरासन और भद्रासन। हाँ, उसमें एक वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन है, वो ऐड कर देना। और भी कुछ आसन हैं जो बैठे बैठे भी हो सकते हैं, मगर फिर भी अभी उग्रासन है, भुनमनासन या उग्रासन जो आप कहते हैं, वो भी इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, सीधे लेटकर स्पाइन पोज वाले आसन तो हलासन, नौकासन, चक्रासन, मत्स्यासन और पवन मुक्तासन। ओबेसिटी में 2 आसन और भी करवाने पड़ेंगे। उत्तान पादासन 45 डिग्री पर बैलेंस करना, 45 डिग्री पर पैरों को मेंटेन करना, ये भी बहुत बड़ा आसन होता है और ये आसन भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अर्ध हलासन 90 डिग्री में मेंटेन करना, खास करके थाइज एब्डोमिनल फैट के लिए और ग्लूटियल फैट माने हिप्स के फैट के लिए 45 डिग्री मेंटेन करेगा, ज्यादा फायदा करेगा। और थाइज फैट के लिए जो है वो 90 डिग्री जो है वो ज्यादा फायदा करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कटी वक्रासन, जो ट्विस्टिंग जो विषय हैं, दोनों पैरों के बीच में अंतर लेकर दोनों साइड ट्विस्ट करना, ये कटी वक्रासन जो है ये भी थाइस फैट के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से ये आसन जो है वो लेटे लेटे करवा सकते हैं। उल्टे लेटकर सारे आसन ओबेसिटी में करवाने ही चाहिए। माने जैसे मैंने डायबिटीज में कहा था, वैसे ही कुछ विषयों का ध्यान रखते हुए हमें ये करना चाहिए। ठीक है, माने स्टैंडिंग सुपाइन, सिटिंग प्रोन या सुपाइन प्रोन या जो भी है, माने पूरा एक प्लान बना के 2 दिन या 3 दिन का प्लान बना के उसको रिपीटेडली फॉलो करना चाहिए। हाँ, आगे प्राणायाम। हाँ सर, प्रोन आसन में भुजंग आसन के अलावा सल्भासन, धनुरासन, विपरीत सही, नौकासन और तेक भुजंग। हाँ, मैंने पूरे किए थे, मैंने पूरे विपरीत नौकासन से लेकर प्रोन में जितने भी आसन हो सकते हैं सारे करवाओ, बहुत ही बढ़िया है। और प्राणायाम में सूर्य भेदन, उज्जाई, भ्रामरी, ओमकार और अनुलोम विलोम। और मुद्रा में इसमें महामुद्रा और उद्यान बंद। हाँ, महामुद्रा और उड़ियान बंद का अभ्यास करवाना ही चाहिए। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार के साथ साथ सूर्य भेदन भी करवा सकते हैं, उज्जय भी करवा सकते हैं। और अगर सही मायने में भस्त्रिका आपको लग रहा है कि आप करवा पाओगे, तो भस्त्रिका भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राणायाम, तो अगर भस्त्रिका करवाएंगे तो सूर्य भेदन या उज्जयी नहीं करवाएंगे। और हाँ, एक कपालभाति जैसे हमने देखा था शुद्धि क्रिया में, वैसे ही अग्निसार का अभ्यास भी हो सकता है। कपालभाति या अग्निसार का अभ्यास भी इसमें हो सकता है। और रिलैक्सेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हमें लगता है कि रिलैक्सेशन से वेट लॉस थोड़ी होता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करके, प्रॉपर काउंसलिंग करके स्ट्रेस रिलीव अगर आपने करवाया तो उसका भी फायदा हो सकता है। ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये सारे विषय थे ओबेसिटी में। कुछ रह नहीं गया है ना निशा? ना सर, बहुत कुछ। तो इस तरह से हमें ओबेसिटी के लिए आगे बढ़ना है। मैंने जो बातें पहले बताई हैं उन सारे विषयों पर ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और ये अगर आप प्रॉपरली कर पाओगे तो ओबेसिटी को
लंबे समय तक अगर प्रॉपरली मेंटेन करवा सकते हो तो वाकई ही पेशेंट का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये बातें हम ध्यान रखें। अब लास्ट जो है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वैसे देखा जाए तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कंबाइंड ऑफ द ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिपिडेमिया, ये सब कुछ जब देखा जाता है तो वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मेजॉरिटी ऑफ दिस सिम्टम्स उसमें देखे जाते हैं। कॉमनली दो तीन चीजें जो मैंने बताई वो है वेट गेन होना, शुगर गेन होना और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का गेन होना ब्लड में, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना। गुड कोलेस्ट्रॉल कई बार देखा जाता है कि कम हो जाता है, और ये सारे विषय देखने को मिलते हैं। तो कभी भी आजकल तो कभी भी ये देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कभी भी मिल सकते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक विशेषता ये है कि ये जो है तो तो